नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस सेशन में हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री सेक्शन हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये जो सीरीज़ है इसमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको टारगेट दिया गया था जर्नल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के, वो वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करना था और इसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे चलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है भाई? सबसे बेसिक यूनिट होती है मैटर, ठीक है। अगर हम और बेसिक बात करें तो फंडामेंटल यूनिट होती है एटम। क्यों भैया? ये जो एटम होता है, एटम से मिलके ही कोई मैटर बनता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके आगे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो मैटर को क्लासीफाई किया हुआ है दो तरीके से, ठीक है जी। अब मैटर होता क्या है वो हम सभी को पता होना चाहिए। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसी चीज़ जो कि स्थान घेरती है और जिसका मास होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम मैटर बोल देते हैं। मैटर को दो तरह से डिवाइड किया है, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल के बेसिस के ऊपर। फिजिकल वाले को फिजिकल क्लासिफिकेशन बोला जाएगा, केमिकल वाले को केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिजिकल मतलब जो दिखने में कैसा लगता है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गई। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है। दूसरा लिक्विड आ जाता है, तो लिक्विड में उसकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती है लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जिस भी बर्तन में, जिस भी वेसल में हम लिक्विड को डालते हैं वो वैसी ही शेप अटेन कर लेता है, ओके। इसलिए इसका स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। आगे अगर मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ तो क्या आ जाता है, यहाँ पे बात करी गई है गैसेस की। गैसेस ये थर्ड नंबर पे, और इसका ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। केमिकल क्लासिफिकेशन में इसको बेसिकली दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, एक मिक्सचर में और एक प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? देखो, जैसे एटम से कोई मैटर बना हुआ है तो जब वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है उसको हम प्योर सब्सटेंस बोल देंगे। जबकि मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ये दो या दो से अधिक एटम के मिलने से बनता है या मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, इसको हम बोल देते हैं मिक्सचर। मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब वेरी करती रहती है। ज़रूरी ही नहीं कि एक ही तरह की कंपोजिशन होगी, ये अलग अलग भी हो सकती हैं। जबकि अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन कैसी होती है? फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। उसके बाद ये जो मिक्सचर है इनको दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर मैं प्योर सब्सटेंसेस की बात करूं तो इनको डिवाइड किया हुआ है एलिमेंट और कंपाउंड्स में। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम से या जिनमें एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं। जबकि कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड में दो तरह के एटम्स या एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करूं मैं H2O ये एक कंपाउंड है और इसमें देखो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दो अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जबकि मैं एलिमेंट की बात करूँ तो जैसे जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हो जाएंगे, हाइड्रोजन की बात करूँ, ऑक्सीजन की बात करूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम एंड सो ऑन। जबकि मैं मिक्सचर की बात करता हूँ तो मिक्सचर दो तरह से, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, जिसमें हमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन या बोलेंगे एटम की कंपोजिशन कैसी रहती है? सेम कंपोजिशन रहती है। कैसी कंपोजिशन रहेगी? सेम कंपोजिशन रहेगी। हिट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट कंपोजिशन रहती है। और अगर मैं बात करूं होमोजीनियस में, जो हमारे पास दो तरह के एटम होंगे या दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे में इस तरह से घुल जाएंगे कि वो टोटली एक दूसरे में थ्रू आउट और एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि हो गया हमारा
शुगर सोल्यूशन। शुगर को हमने चीनी में घोला हुआ है और वहाँ पे सोल्यूशन बन गया जिसको हम बोलेंगे शुगर सोल्यूशन। तो हमें देखने से तो ये नहीं लगता है कि हाँ कि ये सही में एक शुगर सोल्यूशन होगा, ऐसे लगता है कि पानी ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर जो है वो पूरी तरह से पानी में घुल चुकी है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन चुकी है। जबकि मैं हेट्रोजीनियस की बात करूं तो हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। कैसी? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि जो दो क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ सैंड एंड वाटर मिक्सचर। कैसा? सैंड एंड वाटर मिक्सचर। जब हम मिट्टी को, सैंड को, रेत को पानी में घोलते हैं तो कैसी कंपोजिशन मिलती है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कण होते हैं मिट्टी के वो नीचे रहते हैं, सैंड के, रेत के, और छोटे छोटे कण उससे ऊपर आ जाते हैं और उससे ऊपर बिल्कुल हल्के हल्के कण हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपोजिशन अलग है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग है और यहाँ से लेके यहाँ तक अलग है। मतलब कि हमें मिक्सचर के जो दो पार्ट हैं उनमें से एक जो है वो साफ दिखता है कि हाँ जी यहाँ पे बाउंड्रीज बनी हुई है और ये कंपोजिशन अलग अलग बताता है। इसी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया सैंड एंड वाटर, दूसरा मैं बात करूं तो मड्डी वाटर, कीचड़ वाला पानी या कीचड़, उसको वो भी कैसा आएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर आएगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं होमोजीनियस मिक्सचर की तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन लिख दिया है, एक हमारा साल्ट सॉल्यूशन भी हो जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन। एंड अगर मैं बात करूं मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज़, तो इसको भी दो तरह से, एक तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमें देखने से पता लग जाए, और दूसरी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि मैटर के अंदर होती हैं, जिनसे कि कोई ना कोई रिएक्शन या कोई ना कोई प्रोसेस होती है, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनका हम पता लगा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज किए हुए और उसकी आइडेंटिटी को चेंज हुए। जैसे कि यहाँ पे देखो कलर बोला है, कलर हम देख सकते हैं आंखों से कि हाँ जी किसी मैटर का कलर क्या है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये टेम्परेचर के बढ़ाने से पता लग जाएगा, डेंसिटी का पता लग जाएगा। ये सारी की सारी कैसी होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। इसमें ऑर्डर भी आ सकता है, ऑर्डर बोले तो स्मेल या फ्रेग्रेंस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता तभी लगेगा जब हम उसकी कंपोजिशन को चेंज करेंगे या उस मैटर की कंपोजिशन को डिस्टर्ब करेंगे। प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाई केमिकल रिएक्शन, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ केमिकल रिएक्शन से ही मेज़र की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिटी और बेसिडिटी हो गई, और हो गया कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब होता है जलाना, कि वो किस तरह से जलेगा, ये किस टेम्परेचर पर जलेगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे चाहिए। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है। थोरोली आपको टारगेट दिया हुआ था कि आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी गई थी? टेलीग्राम चैनल पे दी गई थी, व्हाट्सएप चैनल पे भी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र हमने करना है तो कैसे करेंगे भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैटर है या सबस्टांस है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है, उसको मापेंगे हम। उसको मापने से हमें क्या क्या मिल सकता है? उसका वॉल्यूम मिल सकता है। तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम is represented by a number followed by units in which it is measured। बोला ऐसी ऑब्जर्वेशंस जैसे कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम हो गया, और इनको हम मेजर करेंगे। मेजर करने से हमें क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा और साथ में उनकी यूनिट्स भी मिलेंगी, ठीक है। देखो
नंबर की बात करें, जैसे बोला लेंथ ऑफ रूम, एक रूम की लेंथ कितनी है 6 मीटर है, तो ये क्या हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और मीटर क्यों लगाया, क्योंकि ये तो लेंथ की यूनिट होती है। आगे बात करें यूनिट क्या होते हैं, यूनिट से ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। देखो यूनिट्स को क्या बोलता है, ये अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, ये रेफरेंस का एक स्टैंडर्ड है जिससे कि हम किसी भी क्वांटिटी को, उसकी फिजिकल क्वांटिटी को माप सकते हैं। चूजन टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एसआई सिस्टम क्या होता है, यूनिट्स का एसआई सिस्टम होता है। एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स प्रिटेंडिंग टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। देखो ये जो एसआई यूनिट्स होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स इसको बोलते हैं, और ये पूरे विश्व में एक तरह से ही चलता है। और ये टोटल कितने होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, क्या होती हैं, ये बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। क्या बोलेंगे, बेसिक क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट होती हैं। कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि इनका अस्तित्व कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र बोले तो ये किसी से मिलके नहीं बनी हुई होती हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोला जाता है। तो आइए इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले नंबर 1 पे लेंथ की बात करी हुई है, सिंबल एल से डिनोट किया जाता है, यूनिट मीटर लगाए जाते हैं, और एब्रीवेशन यूनिट्स के लिए या सिंबल के लिए हम यूनिट्स के लिए सिंबल मीटर की बात करेंगे। नंबर 2 पे मास आ जाता है। ध्यान में बात रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है मास, वेट की बात नहीं हो रही है, वेट अलग चीज़ होती है, मास अलग चीज़ होती है। इसके लिए सिंबल एम होता है, किलोग्राम में मापते हैं, केजी इसके यूनिट होते हैं। नंबर 3 पे टाइम आ जाता है, टाइम का सिंबल टी होता है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या बोला गया है, सेकंड, ये गलत हो गया है। टाइम क्या होता है, सॉरी हाँ ठीक बात है भाई, टाइम बिल्कुल ठीक है, टाइम सेकंड में और सिंबल एस होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रिक करंट नंबर 4 पे आ रहा है। नंबर 4 पे इसको हम आई से डिनोट करते हैं, एम्पियर इसके यूनिट्स होते हैं, और एसआई यूनिट्स सिंबल ए होता है। आगे उसके बाद आ गया टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, यूनिट इसके केल्विन होते हैं, और के साइन से यूनिट्स का सिंबल बनता है। नंबर 6 पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है, और ये केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसी के इर्द गिर्द जो है हमारी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए सिंबल एन यूज़ किया जाता है, यूनिट्स मोल होते हैं, और यूनिट्स के लिए सिंबल MOL का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 7 की बात करूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, आप इसको ऐसे समझते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कि लाइट की ब्राइटनेस कितनी तेज है, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोल देंगे। सिंबल इसके लिए IV होता है, कैंडल इसके यूनिट होते हैं, और CD सिंबल यूज़ किया जाता है यूनिट्स के लिए। तो ये 7 फंडामेंटल, कैसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ध्यान में बात रखना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे देखें, आगे बोलता है SI के बारे में, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमने अभी देख लिया कि SI यूनिट्स क्या होते हैं, जो पूरे विश्व में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है किसी भी चीज़ को मापने के लिए या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए। आगे आ गया डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से, जो क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव किए जाते हैं। और फंडामेंटल, जब हम 2 फंडामेंटल यूनिट्स के बीच में कोई ऑपरेशन लगाते हैं, 2 से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस तरह के ऑपरेशन का यूज़ करके यूनिट्स को बनाते हैं, उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। देखो, द फिजिकल क्वांटिटी यूनिट विच आर डिराइव्ड यूजिंग SI बेस यूनिट इन कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करके। अब वो कैसे भी कंबाइन हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन लगाएंगे जिससे हमें डिराइव्ड यूनिट्स मिलते हैं। और ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं।
डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो किसी एक डिराइव्ड यूनिट से भी बन सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लो, यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ के लिए मीटर होता है सिंबल और दूसरी लेंथ के लिए भी मीटर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। लेंथ जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, जब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई लगा दिया तो हमें क्या मिला, मीटर स्क्वायर मिला, और जिसको हम क्या बोलेंगे, एरिया। तो एरिया कैसी क्वांटिटीज आ जाएगी, एरिया जो है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाएगी और इसके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाएगा। उसी तरह डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मास फंडामेंटल यूनिट है, इसके लिए यूनिट यूज किया जाता है केजी, किलोग्राम। वॉल्यूम, वॉल्यूम एक डिराइव्ड यूनिट ही आ जाती है और इसके लिए यूनिट्स मीटर क्यूब का यूज किया जाता है। ये क्या बन जाता है, किलोग्राम मीटर -3। ये भी कैसी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, क्या, डेंसिटी, और इसके यूनिट क्या हो गए, डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, मास एंड वेट की बात की गई है। देखो सिंपली बताता हूँ, मास, मास क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसका एक डेफिनेट मास होता है। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं, वेट में जब कोई फोर्स लग जाती है, जैसे कि अभी मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कौन सी फोर्स लगती है, आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। ठीक है, एक्सेलरेशन। जब मास में एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, mg बोलेंगे। m क्या है, m मास है और g क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये साथ में क्या बनाते हैं, ये साथ में क्या बनाते हैं, वेट बनाते हैं। जबकि मास की बात करूं तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसको हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं या ग्राम में मापते हैं। तो इन दोनों के बीच में यही फर्क होता है। डेफिनेशन वाइज देखें, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जैसे मैंने ये एक डब्बा बना दिया, अब मैं क्या बोलूँगा कि इसका मास कितना है, बोला कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम इसका मास बोल देंगे। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी द्वारा लगाई गई फोर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वेट बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ये हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम के बारे में आपको पता है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस द्वारा कितना स्थान घेरा हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे, वॉल्यूम बोल देंगे। इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर क्यूब होते हैं, मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। आगे वॉल्यूम की बात करें तो ये कुछ बताया गया है इन्होंने वॉल्यूम के बारे में। 1 सेंटीमीटर क्यूब में माप सकते हैं हम, 1 ml में माप सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो ये कितने के बराबर होता है, 100 ml के बराबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, क्यों, आगे काम में आएगा। तो यहाँ पे बात रखनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 1000 ml, ये किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। और ये और किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। देखो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, जिसको हम 1 लीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ये किसके बराबर हो गया, 1 डेसीमीटर क्यूब। ये इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेंसिटी की बात करते हैं। ये हमने बात कर ली, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डेंसिटी बोला जाता है। आगे देखें टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्यों, कैसे पूछता है वो, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए बोलता है, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए बोलता है। सपोज करते हैं कि हमें टेम्परेचर दिया हुआ डिग्री फ़ारेनहाइट में, बोला कि डिग्री फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री टेम्परेचर है।
अब इसको कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो इसको डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। या फिर वो बोल देता है कि हमारे पास टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, अब इसको कन्वर्ट करो केल्विन में तो कितना आएगा, ठीक। अब मैं टेम्परेचर के बारे में बात करूं तो इनको 3 तरीके से मापा जा सकता है। पहले तो टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडा है, कोई भी सबस्टांस कितना ज़्यादा ठंडा है कितना ज़्यादा गर्म है, उसको क्या बोल देंगे, उसका टेम्परेचर बोल देंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर को मापने के लिए 3 स्केल दिए हुए हैं, 3 स्केल्स। सबसे पहले वाला स्केल जो है वो डिग्री सेल्सियस है, क्या बोलते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 वाला है डिग्री फ़ारेनहाइट, और नंबर 3 वाला है केल्विन। इसको क्या बोलेंगे, इसको डिग्री नहीं लगाएंगे, इसके साथ क्या बोलेंगे, सिंपल केल्विन बोलेंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं, जो कि टेम्परेचर को मेज़र करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, मेज़र करता है। क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर, क्या बोले, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, जो डॉक्टर यूज़ करता है थर्मोमीटर, उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऑलराइट, अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसकी खोज किसने की, इसको डिस्कवर किसने किया, तो एक व्यक्ति का नाम आता है फ़ारेनहाइट। क्या नाम आएगा, उन व्यक्ति का नाम आएगा फ़ारेनहाइट। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऑलराइट, चलो कन्वर्जन के तरीके देख लेते हैं। देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के तरीका है। अगर मैं फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इस वाले फार्मूले का यूज़ करूंगा। और अगर मुझे टेम्परेचर दिया है केल्विन में और उसको मैं डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहता हूं, या मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और मैं उसको केल्विन में बदलना चाहता हूं, तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। क्या बोला रिलेशन, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, मैं बोलता हूं कि मेरे पास है टेम्परेचर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर किस में दिया है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। बोला कि बताओ भाई डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर कितना होगा। तो वही बात है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फ़ारेनहाइट में मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो F की जगह मैं 30 लिख दूंगा, इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस को ऐसे रहने दूंगा क्योंकि यही तो मुझे निकालना है। प्लस में क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखो 32 प्लस का है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से मेरी ये वाली आगे इक्वेशन बन जाएगी। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये -2 आ जाएगा। अब ये जो 5 है, ये जो 5 है इधर डिवाइड में है, परली साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आ गया। इस ऑपरेशन को सॉल्व करूंगा, माइनस का 10 अपॉन में 9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। जब मैं इसको काटूंगा पीटूंगा तो क्या बन जाएगा, 9 9 9 एकम 9 बन जाएगा, फिर से 1 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा 0 1, तो आ जाएगा मेरा माइनस का 1.1 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने बदल दिया डिग्री सेल्सियस में। 30 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -1.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह मेरे को टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, दिया हुआ है मान लेते हैं 25 डिग्री दिया हुआ है, और बोला कि केल्विन में बताओ। तो सीधी सी बात है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस जो भी 273.15। डिग्री सेल्सियस कितना है, तो यहाँ पे 25 लिख दूंगा, 273.15।
और जब मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 298.15 केल्विन। तो ये डिग्री से केल्विन में हमने टेम्परेचर को चेंज कर लिया। ओके, ठीक है। आप बोलोगे सर हाँ जी इतनी बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब देखो अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, ध्यान से देखना ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फॉरेनहाइट स्केल, या पूछ सकता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस स्केल या केल्विन स्केल। ऑलराइट, चलें अगर मैं सबसे पहले सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस वाला है, डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको मालूम होगा। लेकिन अगर मैं फॉरेनहाइट की बात करूं तो फॉरेनहाइट में ये आ जाता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट, 212 डिग्री फॉरेनहाइट। और केल्विन की बात करूं तो ये है 273 केल्विन। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की। उसी तरह मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर कितने टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में बोले तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट। और अगर मैं केल्विन में बात करूं तो 273.15 केल्विन। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक हो गई। अब रूम टेम्परेचर की बात करूं, अगर रूम का टेम्परेचर देखा जाए तो डिग्री में होता है ये 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं फॉरेनहाइट में बात करूं तो 77 डिग्री फॉरेनहाइट, और अगर केल्विन में बात करूं तो 298 केल्विन। और अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूं 298.15 केल्विन। तो ये टेम्परेचर का कन्वर्ट करना आना चाहिए, और ये बेसिक सी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रेशर की बात कर रहा है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जितने एरिया पर हमने फोर्स लगाई हुई है उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोल देते हैं। इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, पास्कल होते हैं, और जिसको हम न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। देखो फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर होते हैं, एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर -2 बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। प्रेशर के एक और यूनिट भी आते हैं, एटमॉस्फेयर भी आते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखना। देखो जनरली ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड समटाइम अदर यूनिट्स आर आल्सो भी यूज्ड। तो प्रेशर की जनरली केमिस्ट्री में यूनिट्स यूज होती है एटमॉस्फेयर या एटम। ठीक है, चले और प्रेशर की यूनिट देखें। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.01325 बार के बराबर होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार। अब ये बार भी किसकी यूनिट हो गई, प्रेशर की यूनिट हो गई। देखो प्रेशर की यूनिट मरकरी की फॉर्म में भी होती है, 760 mm ऑफ मरकरी 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 760 टॉर के बराबर भी होता है। और यहाँ पे ये भी बोला है 1 mmHg किसके बराबर होता है, 1 टॉर के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर। ठीक है, उसके बाद 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, ये देखो पास्कल के बराबर भी हो जाएगा, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और ये देखो ये वैल्यू है 1.01325 इंटू 10⁻⁻⁵। और अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लेना चाहूँ तो मैं बोलूँगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर -2। अब देखो ये क्यों बताया जा रहा है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। बताओ भाई 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। देखो अगर मैं एटम की बात करूं, एटम तो हमें पता कैसे लगा कि कोई चीज़ एटम नाम की चीज़ भी होती है एक मैटर के अंदर। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी, और उनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरीज बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरीज बोलते हैं। और सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, और इन्होंने क्या बोला, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बोला मैटर जो है वो एटम से बना हुआ
होता है। और इन्होंने ऐसा बोला कि एटम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है। इन्होंने ऐसा भी बोला कि एटम जो है वो इनडिविजिबल होता है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर कुछ और चीज़ नहीं होती है। बेसिक जो यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट किसी भी मैटर की या सब्सटेंस की, वो एटम हो जाएगी। लेकिन बाद में पता चलता है, जब फर्दर स्टडी होती है तो हमें ये भी पता चलता है कि एटम के बीच में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। ये क्या बोलते हैं, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। बोला कि जो भी एटम होंगे, किसी भी एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास है हाइड्रोजन H2O, ये किससे बन के मिल के बनी हुई है, H+H हाइड्रोजन से। अब मैं इस हाइड्रोजन को क्या बोलूँगा, एटम बोलूँगा। तो ये जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, सेम होंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। और अगर डिफरेंट एटम्स किसी एलिमेंट में प्रेजेंट हैं, या किसी मॉलिक्यूल में या किसी सब्सटेंस में, जैसे मैंने बोल दिया H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो यही बोला है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। आगे बात करते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। और ये क्या बोलता है, यहीं से आता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट कंपोजिशन। ये क्या बोलता है, ये बोलता है जब भी एटम्स कंबाइन होंगे और वो क्या बनाएंगे, और वो कंपाउंड्स बनाएंगे, तो वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे। जैसे कि यहाँ पे वाटर की ही बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ H2O कैसे बना हुआ है, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट की हुई है तब मेरे पास क्या बना है, वाटर बना हुआ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना यूज हुआ है ये हमने देखना है। हाइड्रोजन के 2 एटम यूज हुए हैं। कितने एटम? 2 एटम यूज हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, और साथ में हाइड्रोजन का मास भी लिख देता हूँ 1। और इसी तरह मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के 2 एटम यूज हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और हर एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है, 16 होता है। और अगर मैं बात करूं तो कितने मोल, हाफ मोल, तो हाफ मोल से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 16। यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो अगर मैं बताना चाहूँ तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16 रेशो में प्रेजेंट है। और अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट रेशो बनाऊं तो ये 1:8 आ जाएगा। ये हो गया इनकी फिक्स्ड। तो मैं कहीं भी दुनिया में चला जाऊं और मैं वाटर को देखूं तो उसकी कंपोजिशन कैसी होगी, यही कंपोजिशन होगी, यानी कि उसमें एक यूनिट या एक रेशो में वाटर होगा और 8 रेशो में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बोला कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, एटम्स की रीअरेंजमेंट। आगे देखो ड्रॉबैक्स क्या क्या रहे थे इसके। अकॉर्डिंग टू थ्योरी एटम इज इंडिविजिबल, ये मैंने आपको बता दिया। बट बाद में पता लगा कि इसको डिवाइड किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में। आगे बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एज इन केस ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार्स। बोला कि यहाँ पीछे हमने देखा कि सेम एलिमेंट, सेम एटम्स जो होंगे, या हमने बोला एटम्स जो होंगे किसी भी एलिमेंट के, वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये तो बात ठीक हो गई। और उनका मास भी कैसा होना चाहिए, मास भी सेम होना चाहिए। लेकिन बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई, यहाँ से हमें पता लगा कि इनका मास अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बात करूँ हाइड्रोजन H1 बोल दिया मैंने, 1H2 बोल दिया मैंने, 1H3 बोल दिया, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे बात करूँ तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोजन का मास 2 है। यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोजन का मास 3 है। तो देखो मास चेंज हो गया, लेकिन डाल्टन क्या बोलता था कि मास सेम रहेगा।
आगे देखो नेक्स्ट है रिएक्शन दैट डज नॉट रिएक्ट विद सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ रिएक्टेंट्स आर नोन एज नॉन स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो सिंपल होल रेशो में रिएक्ट नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्री रिएक्शंस। आगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कैसे कंबाइन होते हैं एटम्स, उसके आधार पर लॉ दिए हुए हैं। बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या बोलता है, बोला मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास को ना ही तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरे पॉइंट में ये बोलता है कि मास जो है वो पूरे के पूरे रिएक्शन में सेम रहता है। तो वहीं से बात आती है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का मास भी होगा। यहीं से पता लग रहा है कि जितना मास मेरे पास पहले था उतना ही मास मुझे लास्ट में भी मिलेगा। मास क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। आगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये अभी आपको बता दिया कि जब डेफिनेट प्रोपोर्शन में कोई दो एलिमेंट कंबाइन होंगे तो वो वैसे ही हमेशा के लिए कंबाइन होंगे। आगे है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, बोला कि जब भी एक एलिमेंट, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा तो दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे H2 ले लेता हूँ, यहाँ पे O2 ले लेता हूँ, ये क्या बना रहा है, ये वाटर बना रहा है, ठीक है। अब इसने बोला कि वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी कंबाइन हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन जब वो ऐसा करेंगे तो हमें अलग अलग कंपाउंड मिलेगा। ध्यान से देखना इसको, अगर मैंने H2 प्लस हाफ O2 लिखा तो मुझे क्या मिला, वाटर मिला। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 1 और ऑक्सीजन जो है वो 8 रेशो में कंबाइन हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी बात बोलता है कि यही दो एलिमेंट हैं या मॉलिक्यूल हैं, अब ये कंबाइन हो रहे हैं और ये क्या दे रहे हैं, H2O2 दे रहे हैं। जब ये अलग कंपाउंड दे रहे हैं यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड दे रहे हैं तो इनकी जो कॉम्बिनेशन होगा, इनकी जो कंबाइनिंग रेशो होगी वो भी कैसी होगी, अलग होगी तो अलग, लेकिन सिंपल होल नंबर रेशो में होगी। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इनकी कंपोजिशन आ जाती है 1:16 आ जाती है। हाइड्रोजन जो है वो 1 और ऑक्सीजन जो है वो 16 रेशो में कंबाइन हो रहा है। अब देखो आई ना अलग अलग कंपोजिशन इनकी, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मैंने आपको बता दिया और यही बातें सारी की सारी यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। आगे कुछ यहाँ पे बोला हुआ है कि ये मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही है कि अगर मेरे पास इस तरफ रिएक्टेंट्स में 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो जब इनका प्रोडक्ट बनेगा तब भी ये सेम ही रहेंगे, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन रहेंगे। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी मैंने बता दिया, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बोला कि अगर एक कंपाउंड है हमारे पास कोई भी, तो उसको बनाने के लिए हमेशा सेम प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स एलिमेंट्स चाहिए, कि एक ही तरह की कंपोजिशन चाहिए उसको बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं वाटर की, अगर हिमाचल प्रदेश के पानी की बात करूं, मैं इंडिया के पानी की बात करूं, मैं अमेरिका के पानी की बात करूं, तो उनमें उन सभी क्षेत्रों के पानी की जो कंपोजिशन रहेगी वो हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 रेशो में प्रेजेंट होगी। मतलब कि इनका प्रोपोर्शनल कैसा होगा, डेफिनेट होगा। ओके, चलो बाकी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था। आगे बढ़ते हैं हम, आगे मोल की बात कर ले है, डेफिनेशन ऑफ मोल।
अब ये मोल क्या होता है? देखो, मोल जो है वो हम मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी मैटर के अंदर कोई भी मैटर जो है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई भी मैटर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो मैटर को मेज़र करने के लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं और उस यूनिट को क्या बोल देते हैं? हम मोल बोल देते हैं। ठीक है, सब्सटेंस की मेजरमेंट करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। देखिए स्टेटमेंट देखिए, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एंटिटीज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम 1 मोल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल। दिस इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, और ये किसके बराबर होता है? ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। और अगर मैं इसको और तरीके से बोलना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इट इज द मेजरमेंट in terms of 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स बोल देंगे या पार्टिकल्स बोल देंगे या मॉलिक्यूल्स बोल देंगे। अब ये जो है वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्यों? क्योंकि एवोगैड्रोस ने ही ये दिया था। ओके, समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, इतना तो पता चल रहा है। नेक्स्ट देखो, एटॉमिक मास की बात करता हूँ। एटॉमिक मास क्या होता है? अगर मैं एक एटम की बात करूँ, कोई भी एटम ले लिया मैंने, अब इस एटम का मास तो होगा मास ऑफ एन एटम। ठीक है बात। अब इस मास ऑफ एटम को हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ध्यान में रखना कि मेरे पास एक एटम है, मान लेते हैं ये एटम है। एक एटम के अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस भी होगी। इसके एटम के बीच में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन्स भी होंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि इस एटम का मास क्या है, इस एटम का मास क्या है, तो हम बोलेंगे कि सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें तो प्रोटॉन प्रेजेंट है तो मास ऑफ प्रोटॉन भी आ जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। तो किसी भी एटम का मास क्या होता है? इट इज सम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, देखो, इक्वल टू द समेशन ऑफ मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल के मास का सम, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन हो गया। हालांकि मुझे ये भी बात पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है और न्यूट्रॉन का मास होता है, वो कैसा होता है? वो अलग अलग होता है। फिर हमने एक और बात सीखी हुई है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है। ओके, जबकि मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की और मास ऑफ न्यूट्रॉन की तो ये होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का भी सेम ही होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम। ऑलराइट, तो इतनी बात हमें पता लग गई। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? AMU बोलते हैं। आपने यहाँ पे सीधी एक बात ध्यान में रखनी है कि एक 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। ये पॉइंट आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखना है। एक AMU किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ AMU की डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये क्या बात हो गई सर? देखो, क्वांटिटी किसकी क्वांटिटी? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या डेफिनेशन हो गया? ठीक है, 1 AMU को हम और क्या लिख देते हैं? AMU को हम U भी लिख देते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं।
ठीक। फिर ये पॉइंट आ गया, द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज, कार्बन 12 के एक एटम की बात करें तो उसका एक्चुअल मास कितना होता है, ये बोलेंगे 1.9 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ओके, 1 AMU किसके बराबर हो जाएगा, उस हिसाब से देखो 1 AMU, ये देखे हमने डेफिनेशन क्या देखी हमने 1 AMU की, कि सर ये क्या है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 है, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, इतना होता है 1.9 इंटू 10⁻⁻26। जब इसकी काटा पीटी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 AMU कितना आ जाएगा, 1 AMU आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ध्यान में बात रखना, यहाँ पे बोला है किलोग्राम। अगर मैं ग्राम में बदलूंगा तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000। तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन एवोगैड्रोज नंबर, 1 अपॉन एवोगैड्रोज नंबर Na। आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की यूनिट्स हमने देख ली, क्या क्या देखी, एक तो AMU देखी, एक हमने किलोग्राम देखी, एक हमने ग्राम देखी, एक हमने U देखी, और साथ में डाल्टन डाल्टन भी देखी। ओके, अब कैसे निकालना है हमने एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ध्यान में बात रखना, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर इनटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 1 AMU भी लिख सकते हैं। तो सपोज करते हैं, मैंने बोल दिया कि बताओ भैया नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताना चाहता हूँ। कोई भी हमारा एलिमेंट है उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। यही एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। यही किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक नंबर किस किस के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। मैंने बोल दिया कि मेरे पास है ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो हमें पता है ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 8 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। अब इलेक्ट्रॉन के साथ एक और गड़बड़ होती है कि अगर इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं। चलो, ये हो गया मेरा एटॉमिक नंबर। अब दूसरे केस में मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास की। किसकी भाई, एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ध्यान देना ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, या इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, इसको मास नंबर बोल दूंगा तो बहुत ही सही रहेगा, मास नंबर। ओके, चलिए इतना हो गया।